अब की बार 400 पार। लेकिन बूंद बूंद से बढ़ता सागर। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। जय खातर के वर्तमान में जो विधायक किशोर बाजा टेरी वो भी लगे पड़े हैं, लेकिन अगर आप इस बार सरकार में आते तो क्या हमारे टेरी को ये सौगात आप लोग दे पाएंगे? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है हम आदरणीय बलूनी जी के सामने इस बात को रखेंगे और हमारे आदरणीय बड़े भाई सुबोध उनियाल जी जो कैबिनेट मंत्री सरकार के, उन्होंने इस बात को पहले ही उनके बीच में रख दिया कि मेडिकल कॉलेज का टिहरी के अंदर, टिहरी गढ़वाल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने जो अपनी सहमति भी दर्ज कराई कि मेडिकल कॉलेज होगा। और रही बात जहाँ तक स्वास्थ्य की और शिक्षा की, मैं मानता हूँ जितनी भी सरकारें रही हैं प्रयास किए हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि गढ़वाल के पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे को एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत नीड और बहुत आवश्यकता है। मूल निवास हमारा अधिकार है, हमारे जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है, वो अधिकार वो आज भी हमसे नहीं छीना है, वो आज भी हमारे पास है, लेकिन उसको प्रयोग करने वाले लोगों की कमियां बैठ गई, जिस कारण जो है आज मूल भी धराशायी हो गया। क्योंकि आदरणीय बलूनी जी भी जो है, जब उन्हें हम बड़े भाई के नाते उनका हाथ पकड़ेंगे कि हमारे किरमिशन घाट, आप पूरे पहाड़ का जो किरमिशन घाट है वो उनकी रहती है। किरमिशन घाट की हमारी फाइल जो है 5 करोड़ की जो है नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, उस पर हमारा केबल कार का प्रपोजल है, जिस तरह टूरिज्म का क्षेत्र है, टूरिज्म में किया जाए जो अपार संभावना है, उन अपार संभावनाओं पे हम काम करने की मंशा है कि हम बलूनी जी के सामने रखेंगे। जो केंद्र से संबंधित योजनाएं हम खींच सकते हैं, उन सारी योजनाओं पे हमारी नज़र रहेगी और उस नज़र के माध्यम से जिस तरह हम सुबोध भाई जी का हाथ पकड़ के काम करवाते हैं और सुबोध भाई अपना समझ के उस काम को करते हैं, क्योंकि सही जनप्रतिनिधि वो है जिन्हें ये लगता है कि विकास के लिए कोई आदमी उनसे लड़ाई लड़ रहा है तो वो आदमी उस तरह से उसका रिस्पांस देते हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सुबोध उनियाल जी ने विधायक बनकर जो है, हमने जब उनका हाथ पकड़ा, उनसे नाराज़गी, विकास की नाराज़गी रखी, उन्होंने उस काम को किया। इसी प्रकार से आपका हमने हाथ पकड़ा है, अभी हम आपका तन मन धन से साथ दे रहे हैं, उस पर हम आपका हाथ पकड़ेंगे। आपकी इज्जत अब हमारे हाथ में, अभी तो उनकी इज्जत हमारे हाथ में, अब हमारी इज्जत उनके हाथ में रहेगी। जितने संभव जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं को हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। सर, एक तो आपने बताई बात की मेडिकल कॉलेज की, दूसरा और इसके अलावा क्या क्या सौगात दे पाएंगे बलूनी जी? देखिए, उम्मीदें हमें बहुत ज़्यादा है, न केवल विधानसभा नरेंद्र नगर को उम्मीद है, पूरे क्षेत्र के गढ़वाल को पूरी उम्मीद है उनके अंदर। आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने तो 2005 में इस मुहिम को छेड़ दिया था, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थों के चलते इसका विरोध किया। चाहे G20 का मामला रहा हो, इन्वेस्टर समिट का मामला रहा हो, तो मोनिक रेती से लेकर नरेंद्र नगर को इन्वेस्टर समिट में ऐसे नहीं चुना गया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी का कुछ नहीं हुआ। जब तक जनप्रतिनिधि के अंदर, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, जब तक ये लोग उस दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि उसी दर्द से उठ के आए होते हैं, उसी दर्द से उठ के लोग क्यों डालते हैं वोट? लोग इसलिए डालते हैं वोट कि हमारा ये प्रधान गांव का भला सोचेगा, ये क्षेत्र पंचायत गांव का भला सोचेगा, ये जिला पंचायत गांव का भला सोचेगा, ये चेयरमैन गांव का भला, शहर का भला सोचेगा, हमारे ये विधायक हमारे पूरे शहर का भला। लेकिन जब यही जनप्रतिनिधि ठेकेदारी की ओर मूव करते हैं, जब अपने संसाधन ढूंढने लग जाते हैं ठेकेदारी, फिर ठेकेदारियों में ये लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठेकेदारी, फिर इनका सामाजिक भला खत्म हो जाता है, इनका व्यक्तिगत भला चालू हो जाता है। किसी के क्रेशर की मशीनें लग जाती हैं, किसी के कुछ लग जाते हैं, किसी खनन के पट्टे स्टार्ट हो जाते हैं, किसी के कुछ हो जाते हैं। तो जब ये स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं पहाड़ तो खत्म हो गया, शहर ही खत्म हो गया, उत्तराखंड ही खत्म हो गया। सिर्फ अपने निजी संसाधनों के लिए, अपने लिए कनेक्टिविटी जोड़नी, अपने लिए आय के संसाधन जोड़ देने, तो फिर आप समाज का, देखिए, भला आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो अपना भला या समाज का भला। जो अपना भला कर रहा है तो उसका फिर अपना ही होता चला जाता है, और जो समाज का भला करता है तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको तस्वीरें बदलती हुई दिखेंगी। आप घूमिए नरेंद्र नगर विधानसभा के अंदर, डंके की चोट से कह सकता हूँ, विकास की गति देखनी। यहाँ देखिए, 97 पास आउट मैंने डिग्री कॉलेज ऋषिकेश किया था, 93 का मैं एंट्रेंस की थी, 93 में हमने एक मूवमेंट, 95 में हमने एक मूवमेंट किया था कि एक ऋषिकेश में नया डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। आज तक दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं है, और नरेंद्र नगर विधानसभा के अंदर हमने कल्पना किया 4 डिग्री कॉलेज इसके अंदर है, 4 5 ITI और पॉलिटेक्निक इसके अंदर है। रोड की कनेक्टिविटी देखिए, आज पूरा देश भी मानता है कि अगर कहीं VIP VVIP कहीं आता है तो नरेंद्र नगर में ही 5 स्टार होटल्स हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। लोकसभा चुनाव चल रहा है, मौसम में बड़ी गर्माहट है, तो आज इसी को लेकर मैं पहुंचा हूं
ऋषिकेश मुनिकृति और एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं रोशन रतूड़ी। नमस्कार। नमस्कार रतूड़ी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आज रतूड़ी भाई कि पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आज आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अनिल बलूनी जी जो है बैलून की तरह उड़ जाएंगे, तो वही यही अनिल बलूनी है जो राज्यसभा सांसद रहकर इस गढ़वाल की पीड़ा को बार बार जो है दिल्ली में बैठकर मोदी जी के सामने और देश की संसद में गढ़वाल की पीड़ा को बराबर बताते आए हैं। वो बलूनी जी हैं जिन्होंने जो है रेल की बात, चाहे काठ गोदाम की रेल की बात हो या कर्णप्रयाग रेल की बात हो, जिसको तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है। यही वो बलूनी जी हैं जिन्होंने जो है बार बार कहा कि मेरा गांव मेरा वोट। यही वो बलूनी जी हैं। अब जहां तक आप बात करें दूसरे प्रत्याशी की बात, गणेश गोंदियाल जी की बात करें, अगर वो इतने विकास पुरुष होते तो शायद विधानसभा में उन्हें लोग नकारते नहीं। तो मुझे तो कहीं लगता नहीं कि मुकाबला बराबर का है। मुझे लगता है जैसे 2019 का मुकाबला उससे भी कमज़ोर मुकाबला होने जा रहा है। कि आज हमें लगता है कि बलूनी जी के रूप में जो प्रत्याशी हमें लोकसभा गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल को जो हमें मिला है लोग प्रत्याशी के रूप में, सांसद के रूप में, जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये हमारा गढ़वाली में बोलते हैं कि हमारे घरे आदमी हैं, इस तरह से बलूनी जी के, अनिल बलूनी जी के जिस तरह के जो संबंध है, जो घरिया संबंध मोदी जी और अमित शाह जी से, कहीं ना कहीं गढ़वाल ही नहीं पूरे उत्तराखंड को इसका फायदा विकास के रूप में मिलेगा। तो मैं भी एक बात याद आने लगी कि अनिल बलूनी जी ने जब गाँव में एक कार्यक्रम चलाई, एकादशी यानी दिवाली के बाद होनी, वे कार्यक्रम से आप अपना गाँव बनावा। अनिल बलूनी जी गढ़वाल का हर आदमी को दिल से टच करी और यही कारण था कि वो अपना गढ़वाल की पीड़ा लेके लोगों का बीच में आउट चला गया। और वास्तव में जब एक बेटी बढ़ने के चला तय का बाद हमें पता चला कि अनिल बलूनी जी बोलदा कम चार काम ज्यादा करदा। लेकिन तगड़ा लोग में बोल रही हैं कि तुबल बिस्लेरी वाली और मैं धारा पानी वाली, तो बनाम मतलब कि तुम बल शहर वाला छन हम गाँव वाला छन, तो लोग बना आपने बता मन बल बिस्लरी और धारा को पानी की जब बात है तो बलूनी जी कहीं दिल्ली बताना कि दिल्ली रंदा, लेकिन कोई यूँ नहीं बताना कि गोदियाल जो पूरा धंधा पूरा काम धाम जितना भी पढ़ाई लिखाई सब बॉम्बे में हुई। तो दिल्ली तो बहुत नज़दीक था, बॉम्बे पता नहीं कब रहेगी। दिल्ली तो पूरा पहाड़ घूमो और बॉम्बे नाक के बराबर लोग जाता। तो ये जो कहावत है वो बनाए कि बिस्लरी और धारा को पानी, ये कहीं दूर दूर तक अफेक्ट नहीं होती। पहाड़ का आदमी पहाड़ को दर्द को समझ दो, दर्द का। अब ये देखे जाए कि क्या मैं 440 वोल्ट को वैसे तो करंट हो, हमारे पास 1,32,000 को वोल्ट को करंट चाहिए जो पूरा उत्तराखंड को दौड़ा विकास का नाम पर। अच्छा एक बात और कि विकास की बात तो है बहुत बड़ी होने लगी और यह नहीं विकास हुए नहीं, विकास है भी। आज हम सड़कों की अगर बात करो, सड़कें हमारी बहुत बढ़िया तो सड़कें बने जो बाजार तक बने, गाँव में जो सड़कें जानी उनकी हालत बिल्कुल बस से पता अच्छा। स्कूल आज सरकार के सब बंद हो गए, सब भागने लगे, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं। तो सबसे बड़ी जरूरत है मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। जय खातर के वर्तमान में जो विधायक किशोर उपाध्याय टेरी हैं वो भी लगे पड़े हैं, लेकिन अगर आप इस बार सरकार बातें तो क्या हमारे टेरी को ये सौगात आप लोग दे पाएंगे? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है हम आदरणीय बलूनी जी के सामने इस बात को रखेंगे और हमारे आदरणीय बड़े भाई सुबोध उनियाल जी जो कैबिनेट मंत्री सरकार के, उन्होंने इस बात को पहले ही उनके बीच में रख दिया कि मेडिकल कॉलेज का टिहरी के अंदर, टिहरी गढ़वाल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने जो अपनी सहमति भी दर्ज कराई कि मेडिकल कॉलेज होगा। और रही बात जहाँ तक स्वास्थ्य की और शिक्षा की, मैं मानता हूँ जितनी भी सरकारें रही हैं प्रयास किए हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि गढ़वाल के पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे को एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत नीड और बहुत आवश्यकता है। भू कानून और मूल निवास को लेकर जो है कितना आप लोग चिंतित हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, भू कानून की मैं बात करूं तो भू कानून में सीधा ये है कि आप अपनी ज़मीन को स्वयं मालिक हैं, ना सरकार ने आपको आपकी ज़मीन बेच के जाओ। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा आदमी चंद पैसों के लिए अपनी ज़मीन को बेच। मैं ये नहीं कहता इन्वेस्टर नहीं आना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर समिट सरकारें चाहे ये रही हैं जो पहले की रही, इन्वेस्टर समिट हुए हैं, आए हैं इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर आए हैं। अगर उसके हिमाचल के तर्ज पे हम लोग भी अगर पार्टनरशिप डीड पे काम करें, पीपीपी मोड पे काम अगर हम करें तो शायद हम लोग सफल हों। लेकिन आज एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं आपकी ज़मीन की कीमत अगर
4 लाख रुपए नाली है, लोग आपको लालच में जो है उसे 5 लाख रुपए नाली लेना चाह रहे हैं, आप फटक से बिना सोचे समझे दे रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी ज़मीन की वैल्यू क्या है, कि वो आपको प्रलोभन देकर आपकी ज़मीन दे रहा है, आप स्वयं उस ज़मीन को बेचकर। इस तरह का ये भी देखा गया है कि लोग वहाँ 20-20, 25-25 नाली बेच रहे हैं, और तब जाके ये ऋषिकेश में या देहरादून में का जो 100 गज पर मकान बनाने की कोशिश करना। तो स्वतः ही ना यहाँ साधन, ना आपके पास इनकम के साधन है, ना किसी चीज़ के साधन है, और आप अपनी मूल पैतृक भूमि को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहर में आप जमीन ना लें, आप कुछ अपना कुछ स्वरोजगार जनरेट कीजिए, उसके बाद जमीन ले तो ये तरक्की कहलाती है। लेकिन आप अपनी पैतृक संपत्तियों को बेच कर पहाड़ को खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर फिर यहीं से ऋषिकेश से एक समूह इकट्ठा होता है और भू कानून की लड़ाई लड़ रहा होता है। या मैंने अभी तक मैं भू कानून के उसमें गया तो मैंने देखा कि अधिकतर पलायन किए हुए लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं, पहाड़ बेच के आगे उसकी मांग कर रहे हैं। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जिस तरह के प्रोजेक्ट पहाड़ की तरफ जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला समय पहाड़ का होगा, शहर का नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ अब आप करते हैं मूल की बात, मूल निवास की बात करते हैं कि मूल की बात आज मैं भी मूल की बात करता हूँ कि मूल आदमी मूल ही होता है। अब मूल निवास रहना चाहिए, इसमें हमारी भी वो रही है कि मूल निवास हमारा अधिकार है, हमारे जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है। वो अधिकार वो आज भी हमसे नहीं छीना है, वो आज भी हमारे पास है, लेकिन उसको प्रयोग करने वाले लोगों की कमियां बैठ गई, जिस कारण जो है आज मूल भी धराशायी हो गया। क्योंकि हमारे अधिकतर लोग दिल्ली के अंदर पलायन हुए हैं, बॉम्बे के अंदर पलायन हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर पलायन हुए हैं, वो भी वहाँ स्थायी निवास लेकर बैठे हुए हैं 20-20 साल तक, वो भी वहाँ पर निवासी बन के बैठेंगे। तो जो नियम हम पे लागू होता है वही नियम हमें बाहर जाके भी लागू हम पे भी वही चीज़ें लागू होंगी, सेम चीज़ लागू होंगी। तो आवश्यकता है कि हमारे लोगों को यहाँ आकर अपनी चीज़ों को स्थापित कर उन पर जनरेट कर अपने स्वयं के रोजगार को बढ़ाकर काम करना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों की बात आगे कर पाएंगे। अतः क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इसलिए ज़मीन बेचकर भाग रहे हैं कि हर कोई चाहता है हम अपने बच्चों को पढ़ा सके? ऐसा भी नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन धरातल पे क्या कर रहे हैं, जैसे स्कूल है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, स्कूल में लोग पढ़ाना नहीं चाहते। देखिए ऐसा है कि एक चीज़ सीधी सी बात है, जितनी भी सरकार एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर मैं बात करूँगा, काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन धरातल पर शायद हो सकता है कि इम्प्लीमेशन नहीं कर पाई है अभी तक इस चीज़ को। मैं भी इसको मानता हूँ, मेरा अपनी निजी राय रही है कि जब कोई मैनिफेस्टो बनता है, पहाड़ की कल्चर के हिसाब से बनना चाहिए मैनिफेस्टो, कि वहाँ के लोकेशंस क्या है, वहाँ की मांग क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ का अनुरूप क्या है। तो इसमें छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनकी राय भी जरूर होनी चाहिए। अब एसी में बैठा हुआ अधिकारी और एक एसी में बैठा हुआ अधिकारी, चंद लोग बैठकर ये डिसीजन ले लेते हैं कि प्रतापनगर के अंदर क्या होगा, घनसाली के अंदर क्या होगा, फलानी जगह पे क्या होगा, लेकिन वहाँ जो सर्वाइव करने वाला व्यक्ति है और वहाँ उन व्यक्तियों से चुन के सर्वाइव करके जो जनप्रतिनिधि बन के आता, उनकी राय को उसमें शामिल करना चाहिए, तब जाके इन चीज़ों का निवारण हो पाएगा। देखिए मेरा मानना है कि जो लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर्स जितने भी हैं, आप ऋषिकेश में और देहरादून में डॉक्टर को भी अगर आप 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं, और पहाड़ में बैठे हुए आदमी को भी जो है आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो अपना जो है कहीं ना कहीं जुगाड़ करके जो सेटिंग करके जो फिर देहरादून की तरफ ही दौड़ेगा। अगर उसको इसकी इम्प्लीमेशन थोड़ा बढ़ा दी जाए और उसको जो है जहाँ 1.5 की जगह वहाँ पर उसको 2 अगर दे दिया जाए और संसाधन उसको जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा मेरी राय से शायद लोग वाकिफ हो ना हो, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि आप सरकारी हॉस्पिटल में 50 रुपए की पर्ची कटाने के लिए कहते हैं कि महंगाई हो गई है, और जब सरकारी हॉस्पिटल से रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा, तब आप 5-5 लाख रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं बैठे हुए। बजाय सरकारी के फीस के स्ट्रक्चर को बढ़ाकर सारी संसाधनों से उसे लेस कर जिले में एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ हर तरह के डॉक्टर हर तरह की फैसिलिटियों को प्रोवाइड कराएं। और अगर प्राइवेट में किसी निजी व्यक्ति का 5 लाख रुपए लगता है, 5 लाख रुपए आज आयुष्मान भी सामने है, 5 लाख रुपए ना लगकर अगर उसका 3 लाख रुपए लगता है या 5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो उसका 50% का पैसा ही उससे लिया जाए, तो जाके कहीं ना कहीं आदमी का एक तो 50% पैसा बचेगा, उसका गांव से पलायन भी रुकेगा, अरे सारी चीज़ें रुकेंगी। ये तो हो गई एजुकेशन, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। एजुकेशन की मैं बात करूंगा, मैं थोड़ा आपकी बात को बड़ी करना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर हम उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे जो लोग गाँव में जॉब करते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनको मान सम्मान जाए, तो वो लोग रुकेंगे वहाँ पे। ये सच्चाई है। बिल्कुल रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे? जब मान सम्मान के लिए आदमी लड़ाई लड़ता है और थोड़ा सा उसका वेतन मान भी थोड़ा सा अगर
अन्य शहरी इलाकों से ज़्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्लान वो जो है गढ़वाल की तरफ दौड़ा। फिर आने वाला समय क्या होगा कि लोग कहेंगे हमें जी दुर्गम में भेज दीजिए, हमें दुर्गम में नौकरी कर लेंगे, क्योंकि एक तो उन्हें सम्मान भी मिल रहा है, दूसरा उनका वेतनमान भी थोड़ा सा बड़ा पड़ा है। तो इस कंसेप्ट में अगर गवर्नमेंट काम करे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हम जो है स्वास्थ्य की चीज़ों को रोकने में कामयाब होंगे। शिक्षा की बात मैं कर रहा था, शिक्षा की बात में आज हमारा इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज में हमारे पे मैथ्स का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है, हिंदी का आदमी इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर ही जो है फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। और जिससे क्या होता है कि एक तो हमारे बच्चों का लेवल कमज़ोर पड़ जाता है, उनकी किसी की मैथमेटिक्स कमज़ोर हो गई, किसी की इंग्लिश कमज़ोर हो गई, क्योंकि जो स्पेशल सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर्स जो नहीं हैं, अगर वो कमियां हैं तो आपका एक पट्टी में 18 से 20 गांव आते हैं, हम कहते हैं एक पट्टी में एक स्कूल बनाइए आप, बिल्कुल, और उसमें ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर्स रखिए और उसको बेसिक से स्टार्ट कीजिए और 10th तक लेके जाइए उस स्कूल को, और एक पट्टी में एक रखिए। और जहां आप एक सरकारी फीस रख रहे हैं 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बनता है, हास्य भी बनता है, क्योंकि आज गाँव में छोटे छोटे स्कूल जो 400, 700, 1000 रुपये फीस मिल रहे हैं, लोग वहाँ डाइवर्ट हो गए जिस तरह से। बिल्कुल, वैसे ही यहाँ पर आप अपनी फीस जो है बेसिक से लेकर 12th तक 500 रुपये तक की फीस लेके आइए, संबंधित पट्टी के अंदर 2 बसें चलाइए, उन बसों का खर्चा भी उसी से निकलेगा और सारी चीज़ें हो गई, और वापस रिदम में जो है स्कूल भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य भी जनरेट हो रही है, लोग भी जनरेट हो गए कि लोग इन्हीं चीज़ों से, देखिए संसाधन की कमी नहीं है, लोगों पे गाड़ियाँ हैं, रोड की कनेक्टिविटी की कमी है, रोड पे रोड भी है। अब इस कंसेप्ट पे काम करने की बहुत नीड्स है, इसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जब हम इस पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा प्लान 100% रुकेगा। और जिस तरह से वातावरण आज लोग ऑर्गेनिक की ओर मुड़ रहे हैं, लोग आज गांव में कभी पहाड़ी रिदम में काली चाय गरीब आदमी पीता था, आज अमीर आदमी पी रहा है, आज लोग सब वापस झंगोरे की तरफ दौड़ रहे हैं, कोदा की तरफ दौड़ रहे हैं, गाद ढूंढ रहे हैं, मसूर ढूंढ रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो जब इनकी डिमांड बढ़ गई, जब सारे गांव के लोग इन सुविधाओं से वापस आने लगेंगे तो निश्चित रूप से प्लान भी रुकेगा, शिक्षा भी मजबूत होगी, स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और पहाड़ पहले की तरह और ज़्यादा खिलेगा। और ये पुनः गांव की ओर भी लोग तभी होंगे, जैसे अभी आपने कहा कि पूरा झंगोरा ये सब, लेकिन आज उत्तराखंड में जो है जानवरों का बड़ा आतंक है। खैर इस पर लेकिन मैं इसको सरासर जिम्मेदार मांगता हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को। और सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ से खाली होने का एक ही कारण है, स्वास्थ्य शिक्षा जो मेन है। आज आप देखिए हमारी यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं होती और सड़कें सही होती, शिक्षा सही होती, तो लोग आज अपने घरों को छोड़ के नहीं भागते और हमारे घर के आसपास जंगल नहीं बनते। तो सुविधाएं अगर हमारे पास होती तो मुझे लगता है कि लोग रुकते। ये लोगों का रुकने का 2 ही कारण है, मैंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा। ये आज मैं नहीं बोल रहा, ये पिछले 10 साल से 15 साल से एक ही बात को सब लोग, चाहे सरकार में विपक्ष में बोल रहा हो, चाहे विपक्ष जब सरकार बन जाती है तब विपक्ष दूसरे सरकार का विपक्ष आदमी बोल रहा हो। लेकिन इसमें मंथन करने की आवश्यकता है, सबको मिलकर मंथन करने की आवश्यकता है कि जब हम सरकार में आते हैं तो हम अपनी चीज़ों को, उस चीज़ को भूल जाते हैं। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जब दर्द पहाड़ का आएगा तो पहाड़ के दर्द के तरीके से ही बात की जाएगी। मैं एक दिन अपने मूल क्षेत्र पहाड़ प्रतापनगर की तरफ घूम रहा था, तो मैंने एक स्कूल देखा जिसमें 8वीं तक का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, 8वीं तक था। मुझे बोला भाई साहब कि 8वीं तक तो मैंने अपना बच्चा पढ़ा लिया, लेकिन अब 9वीं में तो मुझे मजबूरी से ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ गया, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर चाह रहा था, लेकिन अब पूरे पहाड़ में, पूरे प्रतापनगर में कहीं इंग्लिश मीडियम का दूसरा स्कूल नहीं है। अब वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ऋषिकेश जा रहा है, तो ऋषिकेश जब एक खाली बच्चा ही तो नहीं भेज सकता, उसे माँ भी जानी पड़ेगी, पिता को भी जाना पड़ेगा, कमरा किराया भी लेना पड़ेगा। आधी एजुकेशन पहाड़ के अंदर जिस तरह से इंग्लिश मीडियम की भी चल रही है, कहीं ना कहीं अगर वो भी 12th क्लास तक होती तो कहीं ना कहीं बच्चा 12th तक जाते जाते मैच्योर हो जाता, फिर उसका तो अपने भविष्य के लिए तो आगे दौड़ता। लेकिन अनमेच्योर टाइप में जब बच्चा ना हिंदी का रह गया ना इंग्लिश लायक रह गया, तो ऐसे में उसकी प्लान की स्थिति 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले काम करना चाहिए एजुकेशन पे। जब तक हम एजुकेशन को मजबूत नहीं करेंगे, सेकेंडरी हमारे पास आ गया स्वास्थ्य, और फिर हम स्वास्थ्य पर अगर काम नहीं करेंगे तो दोनों चीज़ पर अगर हम इसी तरह से हमारा चलता रहेगा, कागजों में काम चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं
हम एक दिन पहाड़ आपको खाली मिलेगा। ये अलग बात है कि लोग एडवेंचर के लिए, टूरिज्म के लिए पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। आज पहाड़ लोगों से तो खाली है, लेकिन कूड़ों से भरा पड़ा है, बिल्कुल। क्योंकि सारा टूरिज्म पहाड़ की तरफ जा रहा है, गंदगी करके आ जा रहा है। आदमी खाली पड़ा है, उसकी उसकी देख रेख उसमें करने वाला कोई नहीं है। और पहाड़ की प्रबल संभावनाएं हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें, सारी चीज़ सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ इन दो कमियों की वजह से पहाड़ धीरे 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 एक इतिहास बनने की ओर जा रहा है। मतलब ये बात को आप स्वीकार करते हैं कि पहाड़ में धरातल पे जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ छुटभैया नेता हमारे इसके लिए वो हैं, या फिर कुछ। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूँगा तो बहुत स्पष्ट और मुखारबिंद से बोलूँगा मैं। सारा वीआईपी कंसेप्ट इसलिए नहीं आया, तो जब यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका, सिर्फ टारगेट अगर विकास हो और फ्यूचर प्लान हो, यहाँ के रोजगार की बातें हो। आज रोजगार देखिए तो मुनि के आपका नरेंद्र नगर विधानसभा के कम से कम जो है 10,000 लड़के जो है टूरिज्म के माध्यम से, राफ्टिंग के माध्यम से, होटलेर के एसोसिएशन के माध्यम से रोजगार की जनरेट कर रहे हैं। एक मैंने बड़ी बात देखी है, इसके से एक बस चलती है नरेंद्र नगर के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं आज तो उसमें बैठ तो नहीं पाया दोस्तों, लेकिन देखा है, उसको कभी दिखाऊंगा। देखिए ऐसा वो बहुत अच्छा मुझे लगा कंसेप्ट। देखिए नरेंद्र नगर के जो ग्रामीण लोग हैं, नरेंद्र नगर से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने जब ऋषिकेश में आते थे लेट हो जाती थी तो कोई बस जाने की सर्विस नहीं थी, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए कोई सर्विस नहीं थी, बार बार इस चीज़ की चर्चाएं चलती थी। मनमाने रेट ट्रैकर वाले लिया करते थे, सोमो वाले लिया करते थे। जब ये बात आदरणीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी को पता चली तो उन्होंने इसका विधायक निधि से और एक बस दी नगर पालिका नरेंद्र नगर को, और आज उस बस में चाहे पॉलिटेक्निक का बच्चा हो और देर रात तक अगर कोई पहाड़ का कोई छूटा हुआ बच्चे वो है, यहाँ तक कि अगर वो नरेंद्र नगर में खड़ी है बस, और यहाँ पर अगर हमारे 5 सवारी भी अगर यहाँ पर है तो वो एक फ़ोन के माध्यम से फिर वापस वो बस आती है, उनको लेके जाती। तो ऐसी सुविधाएं केवल वही सोच सकता है जिसकी जन भावना और जन भावना के प्रति काम करने के लक्ष्य हो। मैंने कहा ना कि जिस दिन जनप्रतिनिधि के अंदर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर ठेकेदारी की भावना और अपने लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की भावनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक आप जमीन पर ये सिर्फ कल्पना मात्र है कि हम पलायन को दूर करेंगे, हम क्षेत्र का विकास करेंगे, हम गांव में हरियाली लेके आएंगे, ये सब गौने की चीज़ें हैं। जब तक इन चीज़ को हमने कसम खा के, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को और इसके से गांव की तरफ जाना चाहिए और वहाँ अपना कैरियर के लोगों को कैरियर बचाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझसे आपसे बात करके मुझे लगा कि आपके अंदर एक पहाड़ की पीड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बल्कि इसके बजाय जो है आप अपने क्षेत्र की तरफ कूच करिए और वहाँ ऐसा कुछ विकास इस प्रकार, जैसे कि मैंने आप देखा कि मुनिकेती में आपके कार्यकाल में आप लोगों जब चालान कटवाते थे लोगों को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन जब उनको बाद में सुविधा मिली, जब सफाई गंदगी हटी सफाई देखने में मिली, तो आज वही लोग तारीफ भी करते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, देखिए जब ये गांव में मैं प्रधान था 2008 में, तो मेरा उस दिन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ लाइटें होनी चाहिए, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारे सीवरेज जैसी समस्याओं को दूर होना चाहिए, हमारे सड़कें 110% कंप्लीट होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। अब जिस तरह की मांग लोगों की थी, तो मांग ऐसी थी कि जैसे एक गरीब मजदूर से उसका बेटा एरोप्लेन मांग रहा हो। वो बिल्ली बड़ी है ना, छोटी बिल्ली छोटी हो रखी है ना। एक गरीब बाप से एक गरीब का बेटा जो है एरोप्लेन की डिमांड कर रहा हो। ग्राम सभा का हमारा बजट जो है पूरे साल भर का 7 से 8 लाख रुपए हुआ करता था। अब ये सारी संभावनाएं होना हमारे बस के था नहीं। हमें हमेशा विधायक के अधीन रहना पड़ता था, मंत्रियों के अधीन रहना पड़ता था। तो 2011 में हमने इस मुहिम को, बल्कि विधायक जी ने, आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने तो 2005 में इस मुहिम को छेड़ दिया था, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थों के चलते इसका विरोध किया। तो लेकिन जब 2008 में मैं प्रधान बना और 2012 में बड़े भाई सुबोध उनियाल जी पुनः विधायक बनकर जब आए, तो पहली मांग मेरी ये थी कि भाई इसको नगर पालिका बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी नगर पालिका बनी, मेरा विरोध हुआ, 88 दिन लोग भूख हड़ताल पे, जगह जगह धरना प्रदर्शन। मैंने कहा कोई बात नहीं। लोगों ने मुझे कहा कि तुम दोबारा चुनाव नहीं जीतोगे, तुमने लोगों के विरोध हुए। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा विरोध होगा कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य शहर का होना चाहिए। हमारा भविष्य होना हो, लेकिन शहर का भविष्य होना चाहिए। हम बने ना बने, लेकिन शहर जरूर बसना चाहिए, सुंदर शहर होना चाहिए, बने।
और उसके बाद 2018 में जब पहला नगर पालिका का चुनाव हुआ तो सभी लोगों के असर पहला नगर पालिका का चेयरमैन भी मुझे ही चुना, अंतिम प्रधान भी मैं यहाँ का था इस डालवला का, और पहला नगर पालिका अध्यक्ष भी चयनित मैं बना। आज जब लगा कि इस शहर की सारी बिखरी स्थिति है, लोग लोकतंत्र का इतना मजाक उड़ा देते हैं कि लोकतंत्र का मतलब समझते हैं कि खुली आ जाती है, जो मर्जी जहाँ मर्जी फेंक लो, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी दीवारों में मूत लो, जहाँ मर्जी जो जैसी चीजें कर लो। तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब देखिए 2-3 तरीके से लोग, एक तो प्रोत्साहित होकर लोग सुधरते हैं, बिल्कुल, और एक लोग को सिस्टम में लाने से सुधारा जाता है, और कुछ ढीठों को दंड देने से सुधारा जाता है। हमने तीनों प्रक्रियाओं को इसमें इस्तेमाल किया कि जो जिस भाषा को समझता था उसको उस भाषा का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि जिन पे चालान हुए तो लगभग चालान भी हमने 8 से 10 लाख लोगों के 8 से 10 लाख रुपए के चालान इस शहर के अंदर हमने किए। व्यवस्थाएं पूरी कंप्लीट की। लोगों ने विरोध भी किया, शुरुआत में बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन जब उस 6 महीने में जब उसका रिजल्ट लोगों को दिखा कि शहर धीरे धीरे साफ दिखने लग गया, लोग जिम्मेदार बनने लगे, कोई प्यार से बना, कोई मार से बना, कोई डर से बना, तो सब जिम्मेदार बन गए जिस तरह से लोग, तो शहर अपने रूप अपनी तस्वीर को वापस लेके आए। यही कारण था कि लगातार 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, हर वर्ष जो है उत्तराखंड का प्रथम अवार्ड नगर पालिका मोनिकृति लेके आई, और अंतिम समय पर राष्ट्रपति अवार्ड भी नगर पालिका मोनिकृति ले आई। इसका फंड जो हमारा साल भर का फंड 3 करोड़ 20 लाख रुपए हुआ करता था, आज 20 करोड़ रुपए है। यही कारण है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फंड अगर बढ़ा है तो मोनिकृति डालने लगा, इन्हीं रिजल्ट की वजह से बढ़ा है। अपने खुद के संसाधन हमारे 5 करोड़ के आसपास हम लेके गए, जो कभी 60-70 लाख रुपए हुआ करता है, 5 करोड़ के आसपास गए। तो अपने आज इतनी सक्षम नगर पालिका है कि हम बगल की नगर पालिकाओं पे फंड दे सकते हैं। सर, एक तो आपने बताई बात की मेडिकल कॉलेज की, दूसरा और इसके अलावा क्या क्या सौगात दे पाएंगे बदौली जी? देखिए उम्मीदें हमें बहुत ज़्यादा है, न केवल विधानसभा नरेंद्र नगर को उम्मीद है, पूरे क्षेत्र के गढ़वाल को पूरी उम्मीद है उनके अंदर। उनने एक बात बलूनी जी ने कहा कि मैं बोलूँगा कम और काम ज़्यादा करूँगा, और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने समस्याएं भी मांगी कि क्या क्या समस्या इस जगह पे हैं। जैसे हमने अपनी सीवरेज की समस्या रखी है कि हमारी सीवरेज जो भारत सरकार में फाइल पड़ी है, उस सीवरेज की समस्या को हमने रखने का काम किया कि सीवर की 100% सीवर नहीं हो पाया, तो उसको नमामि गंगे के माध्यम से हमारी भारत सरकार में फाइल है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे किरमिशन घाट, आप पूरे पहाड़ का जो किरमिशन घाट है वो मोनिकृति है। किरमिशन घाट की हमारी फाइल जो है 5 करोड़ की जो है नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। उस पर हमारा केबल कार का प्रपोजल है। जिस तरह टूरिज्म का क्षेत्र है, टूरिज्म में क्या जाए, जो अपार संभावना है, उन अपार संभावनाओं पे हम काम करने की मंशा है कि हम बलून जी के सामने रखेंगे। जो केंद्र से संबंधित योजनाएं हम खींच सकते हैं, उन सारी योजनाओं पे हमारी नज़र रहेगी, और उस नज़र के माध्यम से जिस तरह हम सुबोध भाई जी का हाथ पकड़ के काम करवाते हैं, और सुबोध भाई अपना समझ के उस काम को करते हैं, क्योंकि सही जनप्रतिनिधि वो है जिन्हें ये लगता है कि विकास के लिए कोई आदमी उनसे लड़ाई लड़ रहा है, तो वो आदमी उस तरह से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सुबोध उनियाल जी ने विधायक बनकर जो है, हमने जब उनका हाथ पकड़ा, उनसे नाराज़गी, विकास की नाराज़गी रखी, उन्होंने उस काम को किया। इसी प्रकार से आदरणीय बलूनी जी भी जो है, जब उन्हें हम बड़े भाई के नाते उनका हाथ पकड़ाएंगे कि आपका हमने हाथ पकड़ा है, आप अभी हम आपका तन मन धन से साथ दे रहे हैं, उस पर हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी इज्जत अब हमारे हाथ में। अभी तो उनकी इज्जत हमारे हाथ में, अब हमारी इज्जत उनके हाथ में रहेगी। जितने संभव जो योजनाएं होंगी, उन योजनाओं को हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। अब की बार 400 पार, देखिए बूंद बूंद से भरता सागर करने के लिए अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल होना चाहिए, और उस पर मुझे लगता है 400 पार ही होंगे। तो आपने सुना रोशन रतूड़ी जी को, और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि धरातल पे काम नहीं हुआ। जो जहाँ तक रतूड़ी जी ने कहा कि धरातल पे अगर काम नहीं हुआ, इसके लिए हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जिम्मेदार हैं। तो चलिए देखते रहे आप पुनः गांव की ओर, जांदी रोड पर गाँवों की ओर, और देखने बोलूँ कि कह को बुखार चढ़ दूँ और कह को बुखार उतर दूँ। तो धन्यवाद आपको कि आपने समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद।